आलस तब होता है जब आपका कुछ काम करने का मन नहीं होता। यह वैसा ही है जैसे आपके पास होमवर्क है लेकिन आप टीवी देखना पसंद करते हैं। हम सभी कभी न कभी आलस महसूस करते हैं, लेकिन जब यह बहुत ज्यादा होने लगे तो यह हमारे मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। आइए देखें कि आलस क्या है और यह हमारे दिमाग को कैसे खराब कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस बुक के बारे में, जिसको लिखा है मोहम्मद शकील ने। सबसे पहले आइए समझें कि आलस का वास्तव में क्या मतलब है। आलस का मतलब सिर्फ थक जाना या आराम की जरूरत नहीं है। ये कुछ करने के लिए कोशिश न करने की इच्छा से ज्यादा है। ये ऐसा है जैसे आपका ब्रेन कह रहा हो, नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ऊब चुके होते हैं या हमें कुछ करने का कोई मतलब नहीं दिखता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम फेल होने से डरते हैं, इसलिए हम कोशिश ही नहीं करते हैं। अब आलस हमारे मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित करता है? खैर, इसके बारे में सोचो। जब आप वह काम नहीं करते जो आपको करना चाहिए, जैसे होमवर्क या कामकाज, तो आप गिल्टी महसूस करने लगते हैं। आप जानते हैं कि आपको ये चीजें करनी चाहिए, लेकिन आप खुद से ये नहीं करवा पाते। ये गिल्टी फीलिंग बढ़ा सकता है और आपको अपने बारे में और भी बुरा महसूस करा सकता है। आप ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि आप आलसी और बेकार हैं, जिससे कम सेल्फ रिस्पेक्ट और यहां तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन आलस का मतलब सिर्फ काम न करने पर बुरा महसूस करना नहीं है। यह आपके रिश्तों के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है। मान लीजिए, अगर आप हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमने या अपने परिवार की मदद करने में बहुत आलसी रहते हैं, उन्हें ऐसा लगने लग सकता है कि आपको उनकी परवाह नहीं है या आप विश्वास के लायक नहीं हैं। यह आपके रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है और आपको और भी अलग थलग और अकेलापन महसूस करा सकता है। अब आइए इस बारे में बात करें कि हम सबसे पहले आलसी क्यों महसूस करते हैं। इसमें कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। अ बिग वन इज इंस्पिरेशन। जब हम कुछ करने के लिए इंस्पायर नहीं होते हैं तो हम उसके लिए आलसी होने की ज्यादा संभावना रखते हैं। शायद हमें ऐसा करने का कोई मतलब नहीं दिखता या हमें नहीं लगता कि हम इसमें अच्छे होंगे। किसी भी तरह हमारी इंस्पिरेशन की कमी आलस को जन्म दे सकती है। दूसरा फैक्टर है डर। कभी कभी हम कुछ करने से बहुत डरते हैं क्योंकि हम फेल होने या बेवकूफ दिखने से डरते हैं। इसलिए अपने डर का सामना करने के बजाय हम उस काम को पूरी तरह से करने से बचते हैं। फेलियर का यह डर हमें आलस के चक्र में फंसाए रख सकता है, जहां हम कभी भी जोखिम नहीं लेते हैं या नई चीजों की कोशिश नहीं करते हैं। अल्टीमेटली यह तब होता है जब हम किसी काम को आखिरी मिनट तक टाल देते हैं क्योंकि हम कुछ ज्यादा मजेदार या आसान काम करना पसंद करते हैं। लेकिन फिर जब टाइम लिमिट नजदीक आती है तो हम घबरा जाते हैं और इसे पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो सकती है जो हमारे मेंटल हेल्थ पर बुरे इफेक्ट डाल सकती है। तो हम आलस के बारे में क्या कर सकते हैं? खैर, पहला कदम यह पहचानना है कि हम कब आलसी हो रहे हैं और क्यों। शायद हमारे अंदर इंस्पिरेशन की कमी है या शायद हम फेल होने से डरते हैं। एक बार जब हम समझ जाते हैं कि हम आलसी क्यों हो रहे हैं तो हम इस पर काबू पाने के लिए कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। आलस से निपटने का एक तरीका कामों को छोटे, ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जब हम अपने टारगेट तक पहुंचते हैं तो यह वास्तव में अच्छा लगता है और हमें आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता है। हमारे मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर हम ओवरवेल्म्ड और स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं तो ब्रेक लेना और कुछ मजेदार या आरामदेह काम करना ठीक है। कभी कभी हमें खुद को तरोताजा करने और पटरी पर वापस आने के लिए थोड़ी सी सेल्फ केयर की ही जरूरत होती है। आलस का मतलब काम करने में मन न लगने से कहीं ज्यादा है। इसका हमारे मेंटल हेल्थ और रिश्तों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ये समझकर कि हम आलसी क्यों महसूस करते हैं और इसे दूर करने के लिए कदम उठाकर हम ज्यादा खुशहाल, हेल्थी जीवन जी सकते हैं। तो अगली बार जब आप आलसी महसूस करें तो अपने आप से पूछें कि ऐसा क्यों है और आप इसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। आलस को समझना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों के कंपेयर में ज्यादा आलसी क्यों लगते हैं? आलस का मतलब सिर्फ काम न करने की इच्छा नहीं है,
ये एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है जो कई फैक्टर से प्रभावित हो सकता है। इस समरी में हम आलस की जड़ों की खोज करेंगे और पता लगाएंगे कि कैसे बचपन के एक्सपीरियंस, सोशल इम्पैक्ट और पर्सनल बिलीफ्स आलस की ओर हमारी सोच को आकार देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बचपन के एक्सपीरियंसेस की। हमारे अर्ली ईयर्स एक व्यक्ति के रूप में हम कौन है इसे आकार देने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जिसमें हमारी वर्क एथिक और कामों के लिए अप्रोच भी शामिल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहां उनके प्रयासों के लिए लगातार अप्रिसिएशन की जाती है और चुनौतियों का सामना करने के लिए एनकरेज किया जाता है, तो उनमें एक मजबूत वर्क एथिक डेवलप होने और आलस की संभावना कम होती है। दूसरी ओर, यदि कोई बच्चा लगातार क्रिटिसिज्म का एक्सपीरियंस करता है या उसे इंडिपेंडेंट रूप से काम करने और सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है, तो उनमें फेलियर का डर या इंस्पिरेशन की कमी डेवलप हो सकती है, जिससे आलस पैदा हो सकता है। इसके अलावा जिस तरह से हम बड़े हुए हैं वह आलस के बारे में हमारी परसेप्शन को भी प्रभावित कर सकता है। कुछ कल्चर्स में कड़ी मेहनत और प्रोडक्टिविटी पर जोर दिया जाता है और आलस को अक्सर नापसंद किया जाता है। ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े बच्चे इन बिलीव्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं और जब वे सोशल एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करते हैं तो वे दोषी या शर्मिंदा महसूस करते हैं। इसके अलावा उन कल्चर्स में जहां लिजर एंड रिलैक्सेशन को महत्व दिया जाता है, आलस को ज्यादा एक्सेप्टेबल बिहेवियर के रूप में देखा जा सकता है, जिससे काम और प्रयास के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव पैदा होता है। आलस की ओर हमारी सोच को आकार देने में सोशल इम्पैक्ट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में हम पर लगातार इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन और इस विचार को बढ़ावा देने वाले मैसेजेस की बौछार हो रही है कि मिनिमल एफर्ट से सक्सेस प्राप्त की जा सकती है। क्विक सॉल्यूशन का वादा करने वाले एड्स से लेकर आराम की जिंदगी को ग्लैमरस बनाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इस परसेप्शन को मजबूत कर सकते हैं कि आलसी होना या शॉर्टकट अपनाना ठीक है। व्यक्तियों में लॉन्ग टर्म गोल्स के कंपेयर में टेम्परेरी आनंद को प्रायोरिटी देने की सोच ज्यादा हो सकती है, जो आलस के पैटर्न में कंट्रीब्यूशन करती है। इसके अलावा आलस के लिए पर्सनल बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति आलस को एक कैरेक्टर फ्लॉ या कमजोरी के सिग्नल के रूप में देख सकते हैं, जबकि कई इसे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा या तनाव से निपटने के लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म्स के रूप में देख सकते हैं। इन बिलीफ्स को हमारी अपब्रिंगिंग, कल्चरल बैकग्राउंड एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस द्वारा आकार दिया जा सकता है और वे प्रभावित कर सकते हैं कि हम अपने आलस को कैसे समझते हैं और उस पर कैसे रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति जो मानता है कि आलस मॉरली गलत है, जब वह कामों को टालता है तो उसे गिल्टी फीलिंग या सेल्फ क्रिटिसिज्म की भावना का एक्सपीरियंस हो सकता है, जबकि कोई व्यक्ति जो आलस को सेल्फ केयर के एक रूप में देखता है, वह ब्रेक लेने और अपनी भलाई को प्रायोरिटी देने में सही महसूस कर सकता है। आलस एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है जो बचपन के एक्सपीरियंसेस, सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड पर्सनल बिलीफ्स सहित वेरियस फैक्टर्स से प्रभावित होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें डोनेट भी कर सकते हैं। आलस की जड़ों को समझकर और वे कैसे हमारे एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर को आकार देते हैं, हम आलस के लिए अपनी सोच को एड्रेस करना और उस पर काबू पाना शुरू कर सकते हैं। चाहे एक मजबूत वर्क एथिक डेवलप करना, सोशल नॉर्म्स को चुनौती देना या आलस के बारे में हमारे बिलीफ्स का रिवैल्यूएशन करना, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम ज्यादा फुल एंड प्रोडक्टिव जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ लेजीनेस। नौकरी और काम की बड़ी दुनिया में आलस बहुत परेशानी का रीजन बन सकता है। जब लोग काम में वह प्रयास नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए, तो यह कई तरह से चीजों को गड़बड़ा सकता है। आइए देखें कि आलस प्रोडक्टिविटी, कोवर्कर्स के साथ रिलेशनशिप्स एंड वर्कप्लेस में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज को कैसे प्रभावित करता है। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी ये है कि एक फिक्स्ड टाइम में कितना काम पूरा हो जाता है।
जब लोग काम में आलसी होते हैं तो वे उतना काम नहीं कर पाते जितना वे कर सकते थे। हो सकता है कि वे अपना काम करने के बजाय अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने या अपने फोन चेक करने में बहुत ज्यादा समय बिताते हों। इसका मतलब है कि कामों को पूरा होने में ज्यादा समय लगता है और कभी कभी वे बिल्कुल भी पूरे नहीं होते हैं। जब ऐसा होता है तो यह पूरी टीम को धीमा कर सकता है और सभी के लिए अपने गोल तक पहुंचना डिफिकल्ट बना सकता है। अब कॉलीग्स के साथ रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति काम में आलसी होता है तो इससे उसके कॉलीग्स में स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है। मान लीजिए कि आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं जो अपना सही काम करने में बहुत आलसी है। यह आपके लिए सही नहीं है और इससे आप में उनके लिए नाराजगी पैदा हो सकती है। इससे वर्क प्लेस पर एक टॉक्सिक माहौल बन सकता है जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं और टीम वर्क प्रभावित होता है। साथ ही यदि आपके कलीग आपको आलसी मानते हैं तो वे आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे या जरूरत पड़ने पर आपकी मदद नहीं करना चाहेंगे। एट द एंड डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। मोस्ट ऑफ नौकरियों में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और बेहतर पद या ज्यादा पैसा पाना चाहते हैं तो आपको खुद को साबित करना होगा। लेकिन अगर आप काम में आलसी हैं तो यह दिखाना मुश्किल है कि आप ज्यादा जिम्मेदारी लेने में सक्षम हैं। आपका बॉस आपको इनक्रेडिबल या नौकरी के लिए कमिटेड नहीं समझ सकता है, जो आपको प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज पाने से रोक सकता है। साथ ही यदि आप नए स्किल सीखने या खुद को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो नए अपॉर्चुनिटी आने पर आपके नाम पर विचार किए जाने की पॉसिबिलिटी कम है। तो हम वर्क प्लेस में आलस के बारे में क्या कर सकते हैं? खैर, पहला कदम यह पहचानना है कि हम कब आलसी हो रहे हैं और क्यों। शायद हम अपनी नौकरी से ऊब चुके हैं या शायद हम ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं और नहीं जानते कि कहां से शुरुआत करें। एक बार जब हम समझ जाते हैं कि हम आलसी क्यों हो रहे हैं तो हम इस पर काबू पाने के लिए कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। एक चीज जो हम कर सकते हैं वह है कामों को छोटे, ज्यादा मैनेजेबल भागों में बांटना। जब हमारे पास काम करने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो ये हमें भारी लग सकता है और हम इसे टालना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इसे छोटे छोटे स्टेजेस में तोड़ दें तो यह मोर डूबल और कम डराने लगता है। साथ ही हम आगे बढ़ते हुए प्रोग्रेस देख सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर सकती है। एक और चीज जो हम कर सकते हैं वह है अपने लिए टारगेट सेट करना। किसी चीज पर काम करने से हमें वह इंस्पिरेशन मिल सकती है जिसकी हमें फोकस रहने और काम पूरा करने के लिए जरूरत होती है। साथ ही जब हम अपने टारगेट तक पहुंचते हैं तो यह वास्तव में अच्छा लगता है और हमें खुद को आगे बढ़ाने के लिए एनकरेज करता है। अपने कॉलीग्स के साथ कम्युनिकेशन करना और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं या किसी बात पर अटके हुए हैं तो कांटेक्ट करना और हेल्प मांगना ठीक है। साथ ही एज अ टीम एक साथ काम करने से काम ज्यादा मैनेजेबल और कम डिफिकल्ट लग सकते हैं। ओवरकमिंग लेजीनेस, सिंपल स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। आलस एक आम ऑब्स्टिकल है जिसका सामना कई लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। यह हमें अपने गोल्स तक पहुंचने, सक्सेस पाने और एक फुल लाइफ जीने से रोक सकता है। हालांकि कुछ स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स को लागू करके कोई भी आलस पर काबू पा सकता है और अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज कर सकता है। ऑथर लोगों को इंस्पिरेशन बढ़ाने और देरी से निपटने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं। आलस पर काबू पाने के लिए पहला कदम सेटिंग क्लियर गोल्स है। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के बिना इंस्पायर ना होना और देरी करना आसान है। स्पेसिफिक अचीवेबल गोल्स सेट करने से हमें काम करने के लिए कुछ मिलता है और हमें फोकस रहने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई स्टूडेंट स्कूल में अपने ग्रेड में सुधार करना चाहता है तो वह हर दिन एक फिक्स नंबर में घंटे स्टडी करने या अपने सभी होमवर्क असाइनमेंट को समय पर पूरा करने का टारगेट सेट कर सकता है। एक अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज कामों को छोटे ज्यादा मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करना है। बड़े काम भारी लग सकते हैं जिससे देरी हो सकती है। उन्हें छोटे छोटे स्टेजेस में तोड़ने से वे कम चैलेंजिंग और निपटने में आसान हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए,
अगर किसी स्टूडेंट को पूरा करने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो वे इसे रिसर्च, आउटलाइन, राइटिंग एंड एडिटिंग जैसे छोटे कामों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाना आवश्यक है। इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना और एक ऐसी जगह बनाना जहां हम अपने काम पर फोकस कर सकें। अपने फोन बंद करना, स्टडी के लिए एक शांत जगह ढूंढना और अपने वर्क एरिया को अरेंज करना, ये सभी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और आलस को कम करने में मदद कर सकते हैं। आलस पर काबू पाने में बाहरी फैक्टर्स के अलावा हमारी मेंटालिटी भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करना और सक्सेसफुल होने की अपनी कैपेसिटी पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। नेगेटिव विचार जैसे मैं यह नहीं कर सकता या ये बहुत डिफिकल्ट है हमें रोक सकते हैं और आलस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके बजाय हमें अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए, अपनी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आलस पर काबू पाने की एक और इफेक्टिव टेक्निक्स अपने गोल्स की ओर प्रोग्रेस करने के लिए खुद को रिवॉर्डेड करना है। अवार्ड इंस्पिरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और पॉजिटिव बिहेवियर को स्ट्रांग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई स्टूडेंट वीक के लिए अपना सारा होमवर्क पूरा कर लेता है तो वे खुद को मूवी नाइट या स्पेशल ट्रीट से रिवॉर्डेड कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़कर हम अपने दिमाग को ज्यादा इंस्पायर और कम आलसी होने के लिए ट्रेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करना महत्वपूर्ण है। टालमटोल अक्सर खराब टाइम मैनेजमेंट के कारण पैदा होती है, इसलिए कामों को प्रायोरिटी देना और अपने समय को इफेक्टिवली मैनेज करना सीखना आलस से निपटने में मदद कर सकता है। डेली या वीकली स्केड्यूल बनाना, अपने लिए टाइम लिमिट सेट करना और कामों को छोटे छोटे समय में डिवाइड करना, ये सभी हमें ट्रैक पर बने रहने और देर से बचने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जवाबदेही साझेदार ढूंढना एक पावरफुल मोटिवेटर हो सकता है। अपने लक्ष्यों को दोस्तों, परिवार के मेंबर्स या कंसल्टेंट्स के साथ साझा करने से हमें जवाबदेह बने रहने और रास्ते में इंसेंटिव प्रोवाइड करने में मदद मिल सकती है। ये जानकर कि कोई और हम पर भरोसा कर रहा है, हमें आलस पर काबू पाने और अपने गोल्स पर फोकस रखने के लिए एडिशनल इंसेंटिव्स मिल सकता है। लेजीनेस एंड मेंटल हेल्थ आलस एक भारी कंबल की तरह है जिसे हम बस अपने आप में लपेटना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जिन्हें हमें करना चाहिए। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आप बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाहते। आपको सारा दिन पर्दे में रहने और कुछ भी न करने जैसा महसूस होता है। यह भावना हार्मलेस लग सकती है, लेकिन यह आपके दिमाग में चल रही किसी गहरी बात का संकेत हो सकती है। शकील इस बारे में बात करते हैं कि कैसे आलस डिप्रेशन एंड एंजाइटी जैसे मेंटल हेल्थ मुद्दों का सिम्टम्स हो सकता है। अब आप पूछते हैं, डिप्रेशन क्या है? खैर, यह हर समय उदास या निराश महसूस करने जैसा है, तब भी जब ऐसा होने का कोई वजह न हो। और चिंता, यह तब होता है जब आप चीज़ों के बारे में चिंतित या भयभीत महसूस करते हैं, भले ही वे अभी तक घटित न हुई हों। तो आलस इन सब में कैसे फिट बैठता है? इसे एक पहेली टुकड़े की तरह समझें। जब आप उदास या चिंतित महसूस करते हैं तो आप उन चीज़ों में रुचि खो सकते हैं जिनका आप आनंद लेते थे। आप हर समय थका हुआ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी करने के लिए ऊर्जा नहीं जुटा पा रहे हैं। यहीं पर आलस आता है। ये सिर्फ आलसी होने के बारे में नहीं है, ये आपके ब्रेन के बारे में है जो आपको बताता है कि कुछ सही नहीं है। लेकिन बात यह है, आलस हमेशा मेंटल हेल्थ समस्याओं का सिग्नल नहीं होता है। कभी कभी हम थके हुए होते हैं या हमें आराम की ज़रूरत होती है, और यह ठीक है। हम सभी को कभी कभी आराम करने और तरोताज़ा होने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आप अक्सर आलसी महसूस कर रहे हैं, तो इस बारे में किसी से बात करना एक अच्छा विचार हो सकता है। चाहे वह माता पिता हों, टीचर हों या कंसल्टेंट हों, ऐसे लोग हैं जो आपको यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि क्या हो रहा है और आप कैसे बेहतर महसूस कर सकते हैं। शकील ने अपनी किताब में जिन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की है, उनमें से एक यह है कि आलस हमारे डेली लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकता है। जब हम आलसी महसूस करते हैं
तो हम अपना स्कूल का काम नहीं कर पाते हैं। हम खुद को अपने दोस्तों और परिवार से अलग कर सकते हैं क्योंकि हमें किसी के आसपास रहने का मन नहीं करता। इससे हमें और भी बुरा महसूस हो सकता है, जिससे आलस और अकेलेपन का चक्र बन सकता है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, कुछ चीजें हैं जो हम उस चक्र को तोड़ने के लिए कर सकते हैं। पहले कदमों में से एक ये पहचानना है कि आलस किसी बड़ी घटना का सिग्नल हो सकता है। एक बार जब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम इसे एड्रेस करने के लिए कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर हमें भरोसा है, जैसे माता पिता या दोस्त। इसका मतलब किसी डॉक्टर या कंसल्टेंट से मदद मांगना हो सकता है जो हमारी भावनाओं पर काबू पाने में हमारी मदद कर सके। एक और चीज जो हम कर सकते हैं वह है अपना बेहतर ख्याल रखने की कोशिश करना। इसका मतलब है सफिशिएंट नींद लेना, हेल्थी भोजन खाना और रेगुलर एक्सरसाइज करना। ये सरल लग सकता है, लेकिन हमारे शरीर की देखभाल करने से हमारे मेंटल हेल्थ पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जब हम फिजिकली अच्छा महसूस करते हैं तो हम मेंटली भी अच्छा महसूस करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। अंत में ऑथर ने हमें याद दिलाया कि मदद मांगना ठीक है। हमें अपने संघर्षों से अकेले नहीं गुजरना है। ऐसे लोग हैं जो हमारी परवाह करते हैं और हमें बेहतर महसूस करने में मदद करना चाहते हैं, चाहे वह कोई फ्रेंड्स हो, परिवार का कोई सदस्य हो या कोई प्रोफेशनल। हेल्प के लिए पहुंचना बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।